तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में लेकर आ गया। मैं क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। तो आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोग यहाँ पे समझेंगे भी कि क्वेश्चंस किस प्रकार हम लोग याद करेंगे और बोर्ड एग्जाम में किन पॉइंटों को आपको एग्जाम में लिखना है, किन क्वेश्चनों को। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है आप लोगों का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, इसका मुख्य कारण बताइए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है और इसका मुख्य कारण बताइए। तो देखिए इसे किस प्रकार हम लिखेंगे और किस प्रकार याद करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप लोगों को मैं बताते जाऊँगा और याद करवाते जाऊँगा आप लोगों को। जैसे पहला है कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित रंगायुक्त लाल रंग ग्लोब्यूलर प्रोटीन के अणु हैं। जो हीमोग्लोबिन होता है वो लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है और ग्लोब्यूलर प्रोटीन के क्या एक अणु है। ये पहला पॉइंट, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हीमोग्लोबिन श्वसन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो हीमोग्लोबिन होता है वह श्वसन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्राणियों में श्वसन क्रिया में ग्रहण की गई ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सीमोग्लोबिन बनाती है। जो प्राणी हम लोग जो होते हैं, जो हम लोग श्वसन लेते हैं, जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये कह रहा है कि श्वसन क्रिया में जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वह ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन से क्रिया कर क्या बना देता है, ऑक्सीमोग्लोबिन बना देता है। ठीक है, हमारे ऑक्सीजन को, जो हमारा ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्सीमोग्लोबिन बनाता है। कोशिकाओं में ऑक्सीमोग्लोबिन विघटित होकर ऑक्सीश्वसन के लिए ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। कोशिकाओं में जो ऑक्सीमोग्लोबिन होता है वो विखंडित हो जाता है, विघटित होकर किस में चेंज कर देता है, ऑक्सीश्वसन के लिए किस में, ऑक्सीजन को क्या कर देता है, वहाँ पे मुक्त कर देता है, अलग कर देता है उसको। और इस प्रकार हीमोग्लोबिन प्राणियों के शरीर में ऑक्सीजन परिवहन का क्या करता है, वह कार्य करता है। तो यहाँ इतना पॉइंट आपको लिखना है कि हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो हमने बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में आप लोगों को बता दिया है कि इसे प्रश्न में कैसे याद करना है और किन किन पॉइंटों को आपको याद करना है। जैसा पहला पॉइंट है कि हीमोग्लोबिन होता है लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित लाल रंग का ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है या अणु होता है। ठीक है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन के क्या होता है, एक अणु। ये पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए। हीमोग्लोबिन श्वसन के लिए क्या होता है, अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। और प्राणियों में जो श्वसन हम लेते हैं ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके ऑक्सीमोग्लोबिन बना देता है। और एक कोशिकाओं में ऑक्सीमोग्लोबिन विघटित होकर ऑक्सीश्वसन के लिए ऑक्सीजन क्या कर देता है, ये मुक्त कर देता है। और इस प्रकार हीमोग्लोबिन प्राणियों के शरीर में ऑक्सीजन परिवहन का क्या करता है, वह कार्य करता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर जो पहला है अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और याद भी हो गया होगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए ये पहला प्रश्न था, इसको नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ और उसको देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है कि धमनी तथा शिरा को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न नंबर तीसरा आ गया यहाँ पे। चलिए पहले प्रश्न नंबर दूसरा ले लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरा सीरियल बाय सीरियल देखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रश्न नंबर तीसरा भी है। प्रश्न नंबर दूसरा पहले देख लेते हैं कि रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न आ गया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। रुधिर और किसमें, लसिका में अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला है। तो उत्तर में आप हेडिंग डालेंगे रुधिर और लसिका में अंतर। ठीक है, रुधिर और लसिका में अंतर हेडिंग डालेंगे और एक साइड लिखेंगे आप रुधिर जिसे ब्लड कहते हैं, एक और लसिका लिखेंगे जी। ठीक है, तो चलिए एक और रुधिर एक और लसिका, एक एक पॉइंट हम क्लियर करके देखेंगे कि रुधिर और लसिका में क्या अंतर है, आप लोग को भी नोट करना है साथ ही साथ। तो चलिए पहला अंतर देख लेते हैं। पहला है रुधिर में
कि यह गहरे लाल रंग का तरल संयोजित उत्तक है। जो रुधिर होता है, ब्लड होता है, वह गहरे लाल रंग का होता है, गहरे लाल रंग का होता है। लेकिन लसिका क्या होता है, यहाँ पे देख लेंगे कि यह रंगहीन तरल संयोजित उत्तक है, यह रंगहीन तरल संयोजित उत्तक है। ठीक है, तो रुधिर कैसा है, लाल रंग का है, मतलब गहरे लाल रंग का है, यह पहला पॉइंट। और जो लसिका होता है, यह रंगहीन उत्तक है, रंगहीन तरल पदार्थ संयोजित क्या है, उत्तक है। ठीक है, यह पहला पॉइंट है, लाल रंग का है और यह रंगहीन तरल संयोजित उत्तक है, और ये आपका लाल रंग का तरल संयोजित उत्तक है। क्लियर, दोनों में अंतर एक एक समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए, दूसरा अंतर ये कह रहा है कि रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। रुधिर में कैसी जी, लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं। लसिका में क्या होता है कि लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, बस इसमें लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं और लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। इसका दो अंतर हो गया कि नहीं, दो अंतर आपको क्लियर हो गया। पहला कि ये तो गहरे लाल रंग का होता है, तो रंगहीन तरल संयोजित उत्तक है। दूसरा, रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं तो लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, बस। इसके बाद तीसरा अंतर है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं जिनमें हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, इसलिए हीमोग्लोबिन का रंग क्या होता है, लाल होता है। चलिए, अब तीसरा क्या है अंतर, इनको देख लेते हैं। तीसरा है कि रुधिर में प्रोटीन्स अधिक मात्रा में पाई जाती है, रुधिर में प्रोटीन्स जो होती है वो अधिक मात्रा में पाई जाती है। लेकिन लसिका में प्रोटीन्स अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाई जाती है। मतलब कि रुधिर क्या है कि रुधिर में भी प्रोटीन पाया जाता है और लसिका में भी प्रोटीन, लेकिन रुधिर में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है और लसिका में प्रोटीन इसकी अपेक्षा क्या, थोड़ा कम पाया जाता है प्रोटीन। ठीक है, ये अंतर, तीसरा अंतर है। आई होप तीसरा अंतर भी आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चौथा अंतर देखिए, रट्टा मारेंगे तो कुछ नहीं होगा, कंसेप्ट अगर आप चीज़ों को समझते चलेंगे ना तो आप आराम से एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख पाओगे, रट्टा मारेंगे तो कुछ नहीं होगा। चौथा पॉइंट है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा वज्र पदार्थों कम मात्रा में होते हैं। जो रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं तथा वज्र पदार्थ कुछ होते हैं वो कम मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन लसिका में क्या होता है कि लसिका में कार्बन डाइऑक्साइड तथा वज्र पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, बस ये चौथा अंतर है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वज्र पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा वज्र पदार्थ क्या होता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है, और यह है उसका क्या, चौथा अंतर है। ठीक है, तो चार अंतर आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया ना। इसके बाद पांचवा अंतर देखिए, पांचवा अंतर है कि इसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसमें किसमें, रुधिर में ऑक्सीजन जो होता है अधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन लसिका में क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन कम मात्रा में होती है, इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में होता है, इसमें ऑक्सीजन कम मात्रा में होता है। तो यहाँ हमने 5 आप लोगों को अंतर स्पष्ट बता दिया। 5 आप लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स पूरा मिल जाएगा। ठीक है, एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को तो आपको किसी कीमत पे ही याद करके जाना पड़ेगा। तो रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला था, जो कि हमने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिया। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर तीसरा। अब प्रश्न नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे याद करते चलना हम लोगों को। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर तीसरा, धमनी तथा शिरा को परिभाषित कीजिए कि धमनी क्या होती है और शिरा क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, धमनी क्या होता है, शिरा क्या होता है। आइए जान लेते हैं उत्तर के माध्यम से। कह रहा है कि रुधिर परिसंचरण के लिए हृदय एक पंप के समान कार्य करके जिन वाहिनियों में रुधिर को भेजता है उन्हें धमनियां कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है धमनियां, तो देखिए धमनियां कह रहा है यहाँ पे कि रुधिर परिसंचरण के लिए हृदय एक पंप के समान करता है। ठीक है, जो हमारा हृदय पंप के समान करता है रुधिर परिसंचरण के लिए, और जिन वाहिनियों में रुधिर को भेजता है, जिन वाहिनियों में रुधिर को भेजता है उन्हें धमनियां कहते हैं। तो हमारा हृदय एक पंप के समान कार्य करता है और वह हमारा हृदय जिन वाहिनियों में रुधिर को क्या करता है, भेजता है, उन्हीं को हम धमनियां कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि धमनियां ऊतकों में पहुंचकर केशिकाओं में बढ़ जाती हैं। जो हमारी धमनियां होती हैं वो ऊतकों में पहुंचती हैं और किस में बढ़ जाती हैं, तो केशिकाओं में बढ़ जाती हैं, तथा बाद में एकत्रित होकर
शिराओं का निर्माण करती हैं। शिराएं रुधिर को वापस हृदय में लाती हैं। अब कह रहा है यहाँ पे धमनी शिरा का अंतर समझिए कि जो रुधिर परिसंचरण के लिए हमारा हृदय होता है वो पंप का काम करता है, और वो हमारा हृदय जिन वाहिनियों में रुधिर को भेज देता है उसी को हम धमनियाँ कहते हैं। और धमनियाँ ऊतकों में पहुँचते ही केशिकाओं में बढ़ जाती हैं। तब केशिकाओं में बढ़ जाती हैं तो बाद में वह एकत्रित होकर किनका निर्माण कर देती हैं? शिराओं का निर्माण करके अब पुनः शिराएं रुधिर को किसमें? हृदय में वापस ले जाती हैं। तो ये कंसेप्ट चलता है किसका? धमनी तथा शिरा का। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, होप आपको अच्छे तरीके से यह प्रश्न नंबर 3 क्लियर हो गया होगा। बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करके ही जाना है एग्जाम में, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि धमनी तथा शिरा में अंतर क्या होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 4 जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या बोला, इसका कंसेप्ट क्या चलता है। प्रश्न नंबर 4 का कह रहा है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकेगी अथवा अविलंब से दूर हटेगी? अब यहाँ पे वायु है, देखिए यहाँ पे वायु है, पहला माध्यम है, माध्यम पहला, मीडियम पहला, और नीचे आपका जल है। कह रहा है कि वायु से गमन करती प्रकाश की किरण जल में कैसे प्रवेश करती है? तिरछा प्रवेश करती है। तो बताइए कि जो अविलंब है वो अविलंब की ओर झुकेगी अथवा अविलंब से दूर हटेगी? तो देखिए यहाँ पे कंसेप्ट क्या चलता है, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। कह रहा है कि यदि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो यह अविलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि जल में प्रवेश करने पर इसका वेग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका कंसेप्ट यही चलता है कि आपका पारदर्शक माध्यम है, ऊपर आपका वायु है, कह रहा है कि वायु है और यहाँ पे जल है। कह रहा है कि वायु से प्रकाश की किरण यहाँ पे जल में प्रवेश कर रही हैं। तो जाना चाहिए कैसे इसको? ऐसे। ये आपका अविलंब है, जाना चाहिए इसको ऐसे, लेकिन जाती नहीं है। यहाँ पर अपवर्तन के बाद यहाँ कहाँ इस तरह से जाती है, मतलब कि अविलंब की ओर झुक जाती है। तो इस प्रकार आपको याद होना चाहिए कि वायु और जल, देखिए वायु आपका जो है ये आपका विरल माध्यम है। क्या है? विरल माध्यम। और जल जो है आपका सघन माध्यम। विरल मतलब कि इसके कण दूर दूर होते हैं, सघन मतलब कि इसके कण नज़दीक नज़दीक होते हैं। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब विलंब की तरफ झुक जाती है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है उल्टा, तो अविलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ वायु से किस में जा रही थी? जल में। कह रहा था वायु में प्रकाश किरणें जा रही हैं, तिरछी प्रवेश कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? अविलंब की तरफ झुकेगा कि दूर हटेगा? तो क्या होगा? विलंब की तरफ झुकेगा, क्योंकि वायु विरल माध्यम है, जल सघन। अब विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाता है तो विलंब की तरफ क्या होता है? झुक जाता है। तो यही कंसेप्ट यहाँ चलेगा। पूछ रहा था कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में क्या करती हैं? तिरछी प्रवेश करती हैं। क्या प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकेगी अथवा विलंब से दूर हटेगी? तो हमने जान लिया कि यदि वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में अगर तिरछी प्रवेश कर रही हैं तो यह विलंब की ओर ही झुकेंगी, क्योंकि जल में प्रवेश करने पर इसका वेग क्या होता है? कम, क्योंकि जल क्या है? एक सघन माध्यम है, इसके कण एकदम पास पास होते हैं तो उसकी स्पीड क्या होती है? स्लो हो जाती है, उसमें प्रकाश जल्दी तेजी से नहीं जा पाता, इसलिए अविलंब उसको अपनी तरफ क्या कर लेता है? खींच लेता है। तो यह कंसेप्ट चलता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको ये सारे प्रश्न अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होंगे। जितना महत्वपूर्ण प्रश्न बताएं सारे प्रश्न आपको याद करके ही 2022 बोर्ड एग्जाम में जाना है। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आप लोगों को बाहर नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।